लेकिन एक दिन मैं कॉलेज में था, सेकंड ईयर की बात है, तो प्रहार फिल्म रिलीज हुई, नाना पाटेकर के निर्देशन में बनी हुई। उस फिल्म को देखा तो दिमाग भरना गया, लगा कि ये सिनेमा क्या है, ये सिनेमा है, ये हमें क्या कह रहा है, क्या देना चाह रहा है, ये तो मेरी जिंदगी पर असर डाल गया हो। जैसे मैंने एक बार फॉर एग्जांपल किसी फिल्म स्टार के बारे में एक रिव्यू लिखा, उसमें लिखा कि उनकी एक्टिंग बहुत खराब थी, तो किसी ने मुझे कमेंट किया कि आप उस फिल्म स्टार को पसंद नहीं करते हैं इसलिए आपने उसकी बुराई की। तो मैंने कहा ये पसंद और नापसंद का अधिकार आपके पास है, एक फिल्म समीक्षक के पास कोई अधिकार ही नहीं है कि वो किसी फिल्म कलाकार को पसंद कर सके या ना पसंद कर सके, उसे तो उसकी खूबियों और खामियों पर ही जाना है। जब भारत में सिनेमा आया तो टीवी तो नहीं था, टीवी आता है 1959 में, लोगों ने कहा टीवी आ गया अब तो घर बैठे फिल्में चलेंगी, सिनेमा बंद नहीं हुआ। उसके बाद टीवी कलर हुआ 1982 में, लोगों ने कहा कि अब तो भाई कलर में फिल्में देखेंगे घर बैठे हुए, सिनेमा बंद नहीं हुआ। फिर वो चाइनीज सीडी प्लेयर आए जिसमें 1000-2000 में तो सीडी प्लेयर आ गया था और 10-10 रुपए में तो वीसीडी फिल्म की मिल जाती थी। मोजर बियर जैसी कंपनी ने तो 50 रुपए में डीवीडी निकाल दी जिसमें 3 फिल्में होती थी, सिनेमा बंद नहीं हुए। मल्टीप्लेक्स आए हैं, मल्टीप्लेक्स में इतनी महंगी टिकटें हैं, उसके बावजूद लोग वहां जाते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि सिनेमा देखना हमारे देश में सेलिब्रेशन है। आप अभी भी गौर कीजिए, जब कोई फिल्म आती है आप लोगों से पूछते भी हैं कि ये फिल्म क्या मैं फैमिली के साथ देख सकता हूँ, क्या मैं बच्चों के साथ देख सकता हूँ? क्यों? फिल्म तो आपको देखनी है, आपको फैमिली बच्चे क्यों ले जाने हैं? क्योंकि आपको सेलिब्रेट करना है। सिनेमा हमारे यहाँ दीवानगी है, उत्सव है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में जिसका विषय है कट टू क्रिटिक। और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी वन एंड ओनली होस्ट एंड एंकर गुंजन मंडारी। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, उनको कोई परिचय की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसे मेहमान हैं जो ये बताते हैं कि ये फिल्म या ये मूवी फ्लिप होगी या फिर थोड़े घाटे में रहेगी। और इनका नाम है दीपक दुआ जी। ये फिल्म पत्रकार हैं, ट्रैवल लेखक हैं, मेंबर ऑफ फिल्म क्रिटिक गिल्ड हैं एंड उसी के साथ साथ ये नेशनल अवार्डी हैं ऑफ फिल्म क्रिटिक। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज वर्कशॉप ली है जी। तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं, कैसा आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा है इस यूनिवर्सिटी में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्वांटम यूनिवर्सिटी में आकर मैं पहले भी जी आया हूँ यहाँ, लेकिन पहले मैं हिंदी दिवस पर आया था और इस बार मैं सिनेमा के लिए आया हूँ, जो कि मेरा भी मुख्य काम है, मेरा जुनून है, मेरा प्रोफेशन है, फिल्में देखना और फिल्मों के बारे में लिखना। तो आज यहाँ एक फिल्म फेस्टिवल में हमने फिल्में देखी, उन फिल्मों को जज किया, बच्चों को पुरस्कार दिए, बच्चों के साथ सिनेमा पर बहुत सारी बातें की और मुझे लगता है कि मैं कुछ सिखा पाया और बहुत कुछ उनसे सीख पाया। जी बिल्कुल। सर, जो आपकी जर्नी रही है बचपन से अभी तक की, जब आपने सिनेमा जर्नलिज्म चूज किया था, तो आपको कैसे पता चला कि मुझे फिल्म की फील्ड में ही जाना है या उस लाइन को ही मुझे चुनना है? उसके प्रति आपकी जो रुचि है वो कैसे बढ़ी? देखिए, कहते हैं ना कि आप जीवन में क्या करेंगे, यदि आप जो मन में चाह है यदि वही आपको करने को मिल जाए तो उससे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं होता। तो आप जीवन में क्या करेंगे, शायद ये घंटी ऊपर वाला बजाता है। तो सिनेमा के प्रति एक, मैं कहूँगा, आसक्ति, लगाव तो बचपन से था। परिवार में परंपरा थी हम लोगों को अच्छी फिल्में दिखाने की जी। और धीरे धीरे वो चाह बढ़ती गई। एक वक्त ऐसा आया जब हम 10वीं क्लास के बाद छुट्टियां थी, 3-3.5 महीने की छुट्टी होती है, तो उस दौरान एक ऐसे मित्र बने जिनके साथ मैंने बहुत सारी फिल्में देखी। जो भी फिल्म रिलीज होती थी, अच्छी, खराब, बेकार, घटिया, बहुत अच्छी, तो वो जब देखा तो जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा जब आप खा लेते हैं ना तो आपको बदहजमी होती है। अच्छा। और आप शायद कहीं वोमिट करना चाहते हैं। तो मैंने शायद बहुत ज्यादा अपने अंदर खाया उन सिनेमा को। फिर मुझे लगा कि नहीं, इतना नहीं खाना है, ऐसा नहीं खाना है, अच्छा खाना है, खराब को नहीं खाना है। शायद वहां से एक थोड़ा सा टर्न आया कि अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छा सिनेमा देखना है, या ये कहूँ इंटरेस्ट हुआ और साथ में ये भी हुआ कि ये समझ में आने लग गया कि अच्छा ये फिल्म अच्छी होती है, ये फिल्म खराब होती है। तो उसके बाद मैंने चुन कर फिल्में देखनी शुरू की। ये एक इंटरेस्ट आने लगा क्लास 11th में। चुन कर मतलब कैसे? चुन कर कि ये फिल्म आई, उसके बारे में पढ़ा हमने, अखबारों में रिव्यू छपते थे। अखबारों में जब पढ़ा कि लोगों ने तारीफ की कि इस फिल्म में ऐसा है, और जब आप अच्छे लोगों को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि सिनेमा बेसिकली कहना क्या चाहता है। तो जब वो पढ़ा तो उस तरह की फिल्में देखी तो इंटरेस्ट आने लगा। और चूंकि लिखने की शुरुआत हो गई थी, जैसे किसी भी लेखक की होती है, बचपन से छोटी मोटी कहानी लिखती, कविता लिखती,
कुछ एक चित्रलेखा से नहीं, वो तो बहुत बात की बात है। अच्छा, ये तो मैं बात। अभी स्कूल की बात कर रहा हूँ कि हम लोगों ने कहानियां लिखी, कॉलेज पहुंचे तो कहानियां लिखी, कहानी लिखी तो एक इंटर कॉलेज कंपटीशन में अवार्ड मिल गया। फिर दिल्ली की हिंदी एकेडमी में कहानी भेजी तो वहां सेकंड प्राइज मिल गया, बूस्ट आया। फिर कॉलेज की मैगजीन का स्टूडेंट एडिटर बना दिया गया, थोड़ा और दम आया, लगा कि अरे नहीं, लिख तो हम सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि मैं बीकॉम का स्टूडेंट था, कॉमर्स कर रहा हूँ, और एक दिन इंटरेस्ट सिनेमा की तरफ है, अच्छी फिल्में देखता हूँ, आकर दोस्तों से सिनेमा पर बात करता हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे तो कॉमर्स करनी है। और जैसे उस जमाने में होता था 90s में कि कॉमर्स करने वाला हर स्टूडेंट तो सीए बनेगा, तो हमें भी ये लग रहा था कि एकदम हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। तो लेकिन एक दिन मैं कॉलेज में था, सेकेंड ईयर की बात है, तो प्रहार फिल्म रिलीज हुई, नाना पाटेकर के निर्देशन में बनी हुई। उस फिल्म को देखा तो दिमाग भन्ना गया, लगा कि ये सिनेमा है क्या, ये सिनेमा है, ये हमें क्या कह रहा है, क्या देना चाह रहा है, ये तो मेरी जिंदगी पर असर डाल गया वो। और उसके बाद उससे कुछ दिन में कॉलेज में बहुत कुछ है। यदि प्रहार जिन लोगों ने देखी है वो समझ पाएंगे कि प्रहार कितना इम्पैक्टफुल सिनेमा का एक ऐसा उदाहरण है। मैं उस फिल्म को देखने के कुछ दिन बाद कॉलेज गया, तो संयोग से अर्थशास्त्र की क्लास थी और मेरी टीचर ने किसी संदर्भ में प्रहार का एग्जाम्पल लिया और मैंने खड़े होकर पता नहीं क्या क्या बोल दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम कॉमर्स के ही स्टूडेंट हो? तो मैंने कहा हाँ। अब ऊपर से तो मैंने हाँ कहा, लेकिन अंदर से मुझे भी लगा कि यार मैं सचमुच क्या कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, क्या कॉमर्स ही मेरी आगे की जिंदगी होगी? तो वहां से एक थोड़ा सा टर्न आया। फिर लोगों ने कहा कि आप जर्नलिज्म कीजिए, आप पत्रकारिता में जाइए। तो मैं जब पत्रकारिता करने गया तो हमने जब एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस के बाद जब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में पूछा गया कि यदि आप पत्रकार बनेंगे तो आप आगे चलकर किस फील्ड में जाना चाहेंगे, किन विषयों पर लिखना चाहेंगे? तो मैंने कहा सिनेमा। पहले दिन से ये तय था कि मैं सिर्फ सिनेमा की पत्रकारिता करूंगा, और उस वजह से मैं कहूंगा कि जीवन में जो बड़े बड़े मौके, हम सो कॉल्ड बड़े बड़े मौके, यानी बड़ा पैसा, बड़ा पद, बड़ी नौकरी, बड़ा चैनल, बड़ा अखबार, वो मौके मैंने छोड़े। क्योंकि अगर मैं वहां जाता तो शायद वो मुझसे सिनेमा का कोई और काम, पत्रकारिता का कोई और काम, पॉलिटिकल जर्नलिज्म, क्राइम रिपोर्टिंग, ये करवा रहे होते और मुझे वो करना नहीं था। अच्छा। मैं पिछले 31 साल से 93 से जर्नलिज्म में हूँ और मैं सिर्फ फिल्मों की पत्रकारिता करता आया हूँ। उसी में रुचि रही है। उसके अलावा हाँ, चूंकि फिल्मों के काम से घूमना होता था, घूमने का शौक पहले भी था, तो जब घूमने कहीं जाते थे तो लौट कर आते थे तो उस जगह के बारे में आर्टिकल लिखते थे। तो इस तरह से ट्रैवल राइटिंग भी शुरू हुई। तो फिल्म क्रिटिक एंड ट्रैवल राइटर। बहुत खूब सर। सर, जैसे अगर आप किसी भी फिल्म का रिव्यू करते हैं तो उनकी काफी अहम भूमिका रहती है किसी भी मूवी के या तो फ्लॉप होने में या फिर हिट होने में। तो ऐसा कभी हुआ है कि आप कोई भी एक्टर का लेते हैं तो कभी किसी एक्टर को का प्रशंसा करते होंगे, कभी किसी की आप आलोचना करते होंगे कि इसमें शायद ये और अच्छे से उभर कर आ सकते थे, इनमें वो खूबी है। तो कभी ऐसा हुआ है कि जैसे अगर हम देखें तो एक पेड रिव्यू करके टर्म आता है काफी, तो ऐसा क्या फिल्म क्रिटिक्स की फील्ड में भी है? देखिए, सही और गलत, एक्टर्स को डर रहता है कि हमारी मूवी आने वाली है, अगर उसमें गलत रिव्यू दे दिया। नहीं, सही और गलत तरीके हर फील्ड में है, हर फील्ड में सही करने वाले और गलत करने वाले मौजूद हैं। पेड रिव्यू जैसा टर्म जो है वो प्रोफेशनल क्रिटिक्स के साथ तो एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा। लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शायद किसी तरह का पैसा लेकर या किसी और तरह का ऑब्लिगेशन लेकर किसी कमजोर फिल्म को शायद बढ़ा चढ़ाकर बताते होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी कारण से किसी अच्छी फिल्म की निंदा भी करते होंगे। लेकिन ये मैं कहूंगा कि ये स्वस्थ फिल्म पत्रकारिता नहीं है। और एक हेल्दी फिल्म क्रिटिसिज्म जो है उसमें एक फिल्म क्रिटिक को तो ये भी अधिकार नहीं होता कि वो अपनी पसंद जाहिर कर सके। बतौर फ्रीडम नहीं है आपके पास, आपका मैं है ही नहीं। जैसे मैंने एक बार फॉर एग्जांपल किसी फिल्म स्टार के बारे में एक रिव्यू लिखा और उसमें लिखा कि उनकी एक्टिंग बहुत खराब थी। तो किसी ने मुझे कमेंट किया कि आप उस फिल्म स्टार को पसंद नहीं करते हैं इसलिए आपने उसकी बुराई की। तो मैंने कहा ये पसंद और नापसंद का अधिकार आपके पास है, एक फिल्म समीक्षक के पास तो ये अधिकार ही नहीं है कि वो किसी फिल्म कलाकार को पसंद कर सके या ना पसंद कर सके। उसे तो उसकी खूबियों और खामियों पर ही जाना है, इसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकता। वो बंधा हुआ है
फिल्म के कंटेंट से। फिल्म अच्छी है वो तारीफ करेगा, पर्सनल पर्सपेक्टिव रहता है मूवी, पर्सनल पर्सपेक्टिव आपका यहाँ हो ही नहीं सकता। एक तो फिल्म क्रिटिक मिला है आपको उस चीज के लिए? बहुत बार ऐसा हुआ, कई बार हमने किसी की बुराई कर दी तो उनकी टीम से किसी ने फोन कर दिया या मैसेज दे दिया कि भाई आपने तो कुछ ज्यादा ही आज तलवार चला दी। धमकी वगैरह तो नहीं मिली? धमकी तो नहीं कहेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा सा नाराजगी। जर्नलिज्म फील्ड में रहता है कि कोई भी जर्नलिस्ट होते हैं तो उनको, जैसे क्राइम जर्नलिस्ट अगर हम देखें तो उसमें थोड़ा उनको थोड़ा अलग किस्म का है, क्योंकि उनका वास्ता क्रिमिनल से है, हमारा वास्ता फिल्म वालों से। फिल्म वाले इतने बुरे तो नहीं होते हैं कि धमकियां देने पर आ जाएं, लेकिन कभी कभी कुछ नाराजगियां आई तो हमने उनसे कहा कि आप इंतजार कर लीजिए, कुछ समय बाद आपको भी लगेगा कि हाँ आपने खराब फिल्म बनाई थी। और वक्त जो है वो सबसे बड़ी दवा है। वक्त बता देता है कि आज जिस फिल्म को आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर अच्छे रिव्यू सामने आ रहे हैं, लोग उसको करोड़ों भी कमा दिए, 4-6 महीने बाद पता लग जाता है कि वो बुलबुला था, शांत हो गया। बिल्कुल सर कभी कोई ऐसी फिल्म रही हो जिसको आपने रिव्यू काफी मतलब ऐसा लगा कि ये घाटे में जाएगी, लेकिन आगे जाके वो ब्लॉकबस्टर नहीं, देखिए एक फिल्म क्रिटिक को पहली बात तो, यदि कोई फिल्म क्रिटिक अपने रिव्यू में ये लिख रहा है कि ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी, तो वो फिल्म समीक्षा नहीं है। अच्छा। ये काम करने का ये काम करते हैं ट्रेड एनालिस्ट, जो फिल्म के ट्रेड की बात करते हैं। जब हम बॉक्स ऑफिस कॉलम लिखते हैं तब हम ये बातें लिखते हैं कि ये फिल्म इतना कमाएगी ऐसा हमें लगता है, या इस फिल्म ने इतना कमा लिया है। ये बॉक्स ऑफिस कॉलम है। फिल्म रिव्यू एक अलग विधा है। अच्छा। फिल्म रिव्यू में हम सिर्फ फिल्म की अच्छाइयों और बुराइयों पर बात करेंगे, उसकी कंटेंट, उसके निर्देशन, उसकी एक्टिंग, उसका तकनीकी पक्ष, इन पर बात करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी। ये पंडिताई करना हमारा काम तो सर कभी आप पे कोई आरोप लगाया गया हो, या किसी भी इंसान जो इस फील्ड में रहे हो उन पर ऐसा कोई आरोप लगाया गया, आपने स्पॉइलर दे दिया है फिल्म में? स्पॉइलर, देखिए यहाँ भी एक बात आती है, अक्सर बहुत सारे फिल्म समीक्षक जो हैं वो अपनी समीक्षाओं में कहानी बहुत ज्यादा बता देते हैं। मैंने देखा है कि बड़े बड़े कुछ ऐसे नामी समीक्षक हैं जो आधे से ज्यादा रिव्यू में तो कहानी लिखे जा रहे हैं। अच्छा। कहानी बताना भी समीक्षक का काम नहीं है। स्पॉइलर अलर्ट एक हो गया। स्पॉइलर तो तब आएगा जब आप कहानी का एक ढांचा बताइए कि ये कहानी है, ये प्रेमाइस है, ये इस प्रेमाइस में कहानी चल रही है। और स्पॉइलर जहां पर आपको लगे कि इससे दर्शक को भटक सकता है या दर्शक को पता लग सकता है, सस्पेंस खुल सकता है किसी चीज का, तो उससे बचना है। ये सोचना भी समीक्षक का काम है। अच्छा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, जब रिव्यू लिखते समय ये चीजें ध्यान रखनी होती हैं। मुझे याद है मैं स्त्री फिल्म का जब रिव्यू लिख रहा था, स्त्री पहले वाली, पार्ट 1। अच्छा, पार्ट 1। तो मैंने उसमें लिख दिया कि स्त्री बनी हुई फ्लोरा सैनी का काम अच्छा रहा है। तो फ्लोरा सैनी का मुझे मैसेज आया कि सर ये तो स्पॉइलर हो गया। हाँ। मैंने कहा अरे हाँ तो गड़बड़ है। मैंने वो हटाया और लिखा फ्लोरा सैनी का काम अच्छा रहा है। अच्छा। अब आप जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि स्त्री श्रद्धा कपूर नहीं थी, वो फ्लोरा सैनी थी। तो चूंकि फ्लोरा मित्र थी, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया और मैंने तुरंत उसको एडिट किया विद इन फ्यू मिनट्स, वरना ये स्पॉइलर जा रहा था। सर आपको लगता है कि कभी किसी मूवी में कोई एक्टर को देखकर आपको लगा हो कि इसको जो फिल्म मेकिंग के जो स्कूल्स रहते हैं, जो बिजनेस स्कूल्स रहते हैं, उसमें जाना चाहिए था? आपको लगता है कि ये वेस्ट है ऐसे स्कूल्स में जाना? या जैसे अगर हम कुछ देखें कि काफी जो डायरेक्टर्स रहते हैं वो डिजाइन स्कूल से ज्यादा पढ़कर आते हैं। जितने भी कलाकार हैं, तकनीशियन हैं, फिल्म निर्देशक हैं, हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आता है। कोई फिल्म स्कूल से आ रहा है, कोई बहुत अच्छे एक ऐसे इंस्टीट्यूट से आ रहा है कि जहाँ से आए हुए आदमी के लिए तो रेड कार्पेट बिछाया जाता है। कोई रंगकर्म से, नाटक से, स्टेज से आ रहा है। कोई रॉ आ रहा है। रॉ आने के बावजूद भी उसके अंदर एक ललक है आगे बढ़ने की और उसके अंदर प्रतिभा है। और कोई ऐसा भी है कि जिसने फिल्म इंडस्ट्री में आकर बहुत नीचे से काम स्टार्ट किया, और एक दिन राज कपूर साहब का एग्जांपल कि उन्होंने बिल्कुल स्पॉट बॉय और क्लैप बॉय से काम स्टार्ट करके वो शोमैन की पदवी तक पहुंचे। उन्होंने तो कोई फिल्म स्कूल ज्वाइन नहीं किया। तो जरूरी नहीं होता है। हाँ, ये जरूरी नहीं है। जरूरी चीज है कि आपके अंदर कितनी प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को कितना पहचानते हैं और किस तरह से मांझते हैं। जी बिल्कुल। सर सिनेमा और क्रिकेट का दर्जा एक धर्म के जितना है, ये मैंने आपकी एक लाइन ली है। तो उसमें अगर हम देखें तो कुछ मूवीज में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रहती है एक्टर्स के साथ मीडिया की, तो कुछ आप जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, तो उसमें कुछ जर्नलिस्ट एक्टर्स से कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं और कई बार उनकी इमेज के ऊपर भी बात आ जाती है एक एक्टर की। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी लाइन को लेकर टीवी चैनल्स उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं?
हो जाता है, ऐसा अक्सर हो जाता है टीवी चैनल्स में, तो कहीं ना खास कहीं तौर वो पर होता है। इमेज डिस्टर्ब नहीं कर रहा है किसी एक्टर की? देखिए, जब हम किसी कलाकार के सामने बैठे हैं सवाल पूछने के जी। लिए बतौर फिल्म पत्रकार, तो अब ये एक विडंबना है कि फिल्म पत्रकारिता में ज्यादातर लोग फिल्मों के जो आभा मंडल है, उसकी जो चकाचौंध है, उससे अचंभित होकर, उससे आकर्षित होकर वहां आते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि आप सिनेमा से अचंभित होकर वहां आए। आपका प्यार सिनेमा होना चाहिए, कलाकार नहीं, कलाकार का आभा मंडल नहीं। सर, जैसे आपने अनुष्का शर्मा जी से एक इंटरव्यू के दौरान एक सवाल पूछा था आपने कि आपके पर्सनल जो रिलेशंस रहते हैं, आप उनसे भागती हैं, डरती हैं कैटरीना कमिटमेंट कैफ से, देने से? कैटरीना कैफ से मैंने आपने ये पूछा था। सवाल पूछा, तो जी। कहीं ना कहीं वो उनकी इमेज को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है? नहीं, देखिए, आपका सवाल पूछने का तरीका क्या है, आपका शब्दों और का उनके चयन क्या जवाब है, देने का तरीका क्या है? ये बड़ा मायने रखता है। अच्छा। चूंकि मुझे याद है एबीपी न्यूज का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एबीपी न्यूज शो जी, था जिसकी आप जी, बात कर रही हैं, जी, तो कटरीना कैफ वहां आई हुई थी, तब्बू जी भी थी वहां, जी, और सवाल चल रहे थे, तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि मेरी जीवन में जो ज्यादातर चीजें हैं वो डेस्टिनी डिसाइड करती है। जी, जी। तो मैंने उनसे कहा कि आपने कुछ पर्सनल रिलेशन भी आपके रहे हैं, लेकिन आपने कहीं कमिटमेंट बहुत ज्यादा नहीं किया, तो क्या शॉर्ट आपको कमिटमेंट से डर लगता है या ये भी डेस्टिनी है? तो मेरा सवाल ये उनकी उसी तो उनका ये सवाल था कि को डेस्टिनी। काउंटर था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने काफी देर सोचा था इस पर, काफी देर तो सोचा। उन्होंने कहा कि हाँ, हो सकता है ये डेस्टिनी हो। और देखिए, हम सब जानते हैं कि पर्सनल रिलेशन आदमी की खुद की कोशिशों से ज्यादा डेस्टिनी पर डिपेंड करते आए हैं, हमने ये देखा है। और आप देखिए ना कि कटरीना का नाम कहाँ कहाँ जुड़ता हुआ, और वो अंत में विकी कौशल के साथ, कभी हमने सुना भी नहीं था सोचा भी कि नहीं था। विकी कौशल उनका कभी इस तरह से लगाव होगा और लेकिन अब वो जोड़ी उनकी उनकी पत्नी काफी बनेगी। और कमाल उनकी की है। देखिए बहुत कमाल की जोड़ी है, विकी बहुत अच्छे हमारे एक मित्र हैं और उनके साथ बात बहुत होती है। सर, जैसे आजकल हम देखें तो सोशल मीडिया का जमाना काफी आ चुका है, लोग अपने फोन से चिपके रहते हैं। उसी सोशल मीडिया के जमाने में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स काफी आ चुके हैं। आजकल अगर हम देखें तो 149 का सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए और आपको काफी सारे मूवीज, काफी सारे वेब सीरीज देखने को मिलती हैं। उसी जमाने में क्या आपको नहीं लगता है कि आगे आने वाले समय में जो मूवीज हैं या जो लोगों का इंडियन सिनेमा या सिनेमा हॉल में मूवी देखना जाना, क्या वो बंद हो सकता है? देखिए, जब सिनेमा का जुनून सर पर सर, चढ़कर जब उन्हें बोला, 149 सब्सक्रिप्शन में दिख रहा है तो वो क्यों 500 रुपए खर्च मैं के अब वहां आपको जाएंगे? बताता हूँ, सिनेमा का जुनून जब सर पर चढ़कर बोलता है ना, अच्छा। तो 149 क्या आप मुफ्त में भी दिखा दीजिए। सर, कुछ मूवीज तो ओटीटी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब सिनेमा चल रहा था, तो जब भारत में सिनेमा आया तो टीवी तो नहीं था। टीवी आता है 1959 में। लोगों ने कहा टीवी आ गया, अब तो घर बैठे फिल्में चलेंगी। सिनेमा बंद नहीं हुआ। उसके बाद टीवी कलर हुआ 1982 में। लोगों ने कहा कि अब तो भाई कलर में फिल्में देखेंगे घर बैठे हुए, सिनेमा बंद नहीं हुए। फिर आता है वीसीआर। उस जमाने में लोग 100 रुपए में 4 फिल्में लाते थे और पूरी रात बैठकर बिल्कुल। 4 फिल्में देखते थे। बिल्कुल। सिनेमा बंद नहीं हुए। फिर वो चाइनीज सीडी प्लेयर आए, जिसमें 1000-2000 जमाना में तो बदलता सीडी प्लेयर गया। आ गया था, और 10-10 रुपए में तो वीसीडी फिल्म की मिल जाती थी। मोजर बियर जैसी कंपनी ने तो 50 रुपए में डीवीडी निकाल दी जिसमें 3 फिल्में होती थी। सिनेमा बंद नहीं हुए। मल्टीप्लेक्स आए हैं, मल्टीप्लेक्स में इतनी महंगी टिकटें हैं, उसके बावजूद लोग वहां जाते हैं। कारण क्या है? सर, घाटा तो हो सकता है, लेकिन घाटा या फायदा, ये बिजनेस है। सिनेमा की बात कीजिए, कारण क्या है? कारण ये है कि सिनेमा देखना हमारे देश में सेलिब्रेशन है। आप अभी भी गौर कीजिए, जब कोई फिल्म आती है, आप लोगों से पूछते भी हैं कि ये फिल्म क्या मैं फैमिली के साथ देख सकता हूँ, क्या मैं बच्चों के साथ देख सकता हूँ? क्यों? फिल्म तो आपको देखनी है, आपको फैमिली बच्चे क्यों ले जाने हैं? क्योंकि आपको सेलिब्रेट करना है सिनेमा को। सिनेमा हमारे यहाँ दीवानगी है, उत्सव है। हम सिनेमा जाते हैं, सिनेमा में भी बैठकर हम एंजॉय करते हैं, पॉपकॉर्न ले आते हैं, खाने पीने को ले आते हैं, और बाहर निकलकर भी हम लंच डिनर करते हैं। पूरा एक दिन पिकनिक की तरह होता है। और उस सिनेमा का जो 2.5 घंटे हैं, उसके अलावा हम 5 घंटे का और टाइम लेके चल रहे हैं। सिनेमा हमारे यहाँ दीवानगी है, और वो फिल्में ज्यादा बड़ी हिट हुई हैं जो फैमिली के साथ देखी गई हैं, जो बार बार देखी जाती हैं। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं आप एक बार देखते हैं मजा आ जाता है, कुछ फिल्में होती हैं जो आप बार बार देखते हैं, और बार बार वाली फिल्में अक्सर वही होंगी जो फैमिली के साथ देखी जाए, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ देखी जाए। वो कभी टीवी पर आ जाए, आप घर में भी उसको खोल के बैठ जाते हैं, जबकि आपने 2 बार देखी होती है। सर, लेकिन अगर आप आजकल जो मूवीज आ रही हैं उनको देखें तो उनके एस्पेक्ट सिर्फ 3 से 4 बचे हैं। या तो कोई वो एक रोमांटिक एंगल उसमें दिखा देते हैं, या फिर उसमें कोई हॉरर या कॉमेडी या मर्डर दिखा देते हैं, क्राइम दिखा देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जैसे पैडमैन या टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी मूवीज, मिशन मंगल जैसी मूवीज,
अगर आ रही हैं और उसमें जो सेंसरशिप बोर्ड है वो 18+ ये सब साइन वो लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम जाके सिनेमा हॉल्स में देखें तो 18+ की मूवी एक छोटा बच्चा भी देखने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं फिल्म मेकर्स की गलती है। नहीं, फिल्म मेकर्स की गलती नहीं है, तो सेंसरशिप बोर्ड को और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। कहीं ना कहीं मिस कोऑर्डिनेशन है ये, कि आप शायद अपनी बात को उस तरह से कह नहीं पाए, तो समझा लेकिन नहीं लोग, पाए। कोई भी एक फिल्म मेकर या कोई भी एक सेंसरशिप बोर्ड सारी जनता को ये जाकर नहीं समझा सकते कि 18+ ही वहां पे अब इन चीजों में बहुत जल्द एक बदलाव आने वाला है। सेंसर की नीतियों में कुछ एक बदलाव आ रहे हैं, जिसमें जो अमेरिका में चलता है 16-14 वाला भी, तो उस बदलाव का हम भी इंतजार कर और रहे हैं। स्ट्रिक्ट होना चाहिए सेंसरशिप तो बोर्ड। देखिए, सेंसर स्ट्रिक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे बढ़कर एक बड़ा सवाल तो अक्सर ये आता है कि क्या सेंसर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सर आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि एक सेल्फ सेंसर होना चाहिए फिल्म मेकर्स में और दर्शकों में। दर्शक भी तो ये डिसाइड करे ना कि उसे क्या देखना है। फिल्म मेकर कई बार ये डिमांड सर, मैं करते हैं इसी बात पर आने वाली कि हम वो चीज बनाते हैं जो दर्शक हमसे मांगते हैं। जी। मुझे तो नहीं लगता आज तक कोई दर्शक ट्रेन पकड़कर मुंबई गया हो ये कहने की मुझे ये फिल्म चाहिए। दर्शक ये डिसाइड करे कि मुझे सिनेमा में क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। और आजकल तो सोशल मीडिया है, आप अगर खराब चीज देख रहे हैं तो टैग कीजिए, ट्वीट कीजिए, कुछ वायरल कीजिए चला जाता है। और उनको बताइए कि आपकी फिल्म में ये चीजें गलत हैं। जो काम हम क्रिटिक्स करते सर, हैं आपको नहीं लगता- दर्शक को भी करना सर चाहिए। आपको नहीं लगता कि जो इंडियन सिनेमा में जो डायरेक्टर्स हैं या जो फिल्म मेकर्स हैं वो आजकल काफी वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करके मूवीज बनाते हैं? और नहीं, कहीं ना कहीं ये आप देखिए सर, फिल्म में कोई मोस्ट ऑफ द जनता फिल्म देखने जाती है, काफी किसी को हॉरर प्लस कोई एक्स्ट्रा मसाला पसंद होता है, किसी को एक रोमांस वाली मूवी पसंद होती है, तो वो देखने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो छवि बैठ जाती है। जैसे अगर हम एनिमल मूवी का एग्जांपल, सारा दोष फिल्म को ही क्यों दिया जाए। विमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह तो बहुत सारी फील्ड यूज कर रही हैं, चाहे मॉडलिंग में लीजिए, चाहे आप किसी और प्रोडक्ट में लीजिए, या आप ये देखिए कि अक्सर बहुत दफ्तरों में, कंपनियों में रिसेप्शन पर विमेन ही क्यों बिठाई जाती हैं। तो ये भी तो आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं ना उस चीज को। तो सर वो प्रमोट करने का काम कर रहे हैं इंडियन सिनेमा। ये देखिए, फिल्में कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि इंडियन सिनेमा का काफी बड़ा रोल रहता है लोगों की सोच को उभारने में। बिल्कुल रहता है, और वो कहीं ना कहीं लोगों की सोच को डिसरप्ट कर रहे हैं, एक मेंटल उनको मेंटल डिसरप्शन कर रहे हैं। उन्हें अपना सामान बेचना है, वो कुछ भी करके तो उसको बेचेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी करेंगे। तय तो आपको करना है, दर्शक को करना है कि आप क्या खरीदना है निकले हैं। आप सारा दोष फिल्म वालों को क्यों दे रहे हैं, आप खुद को दोष क्यों नहीं दे रहे हैं। सर, उनकी कोई आपने एक खराब फिल्म चलाई, उस कमाए हुए पैसे से फिल्मकार एक और खराब फिल्म लाएगा, ये तय है। आपने क्यों चलाई, आपने क्यों उसे ब्लॉकबस्टर हिट बनाया, आपने किया ना। तो दर्शक भी उतना ही बड़ा कसूरवार है। किस नहीं, जनता की गलती नहीं है, जनता की भी गलती है। और जब फिल्मकार जो खराब फिल्म लाया, जनता जिसने खराब फिल्म को देखा, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आते रहेंगे। बिल्कुल सर, अगर किसी एक्टर को किसी मूवी में एक विलन का रोल दे दिया जाए, जैसे अगर हम अक्षय कुमार की बात लें तो उनको कहीं ना कहीं काफी समय तक एक्शन मूवीज ऑफर करी गई, लेकिन एक समय में उन्हें मिशन मंगल जैसी मूवी ऑफर करी गई और उस मूवी में विद्या बालन जी ने भी अपना रोल प्ले किया। और अक्षय कुमार जी का जो रोल था, जो एक मेल लीड का रोल था और एक फीमेल लीड का रोल था, वो इक्वल रहा है उस मूवी में। और उस मूवी ने कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रोल डाला है सोसाइटी पर। तो ये कैसे पता चलता है कि एक एक्टर वर्सेटाइल रोल्स में काम कर पाएगा या सिर्फ एक रोल के लिए ही बना है? ये देखना एक निर्देशक का काम है, एक लेखक का काम है कि वो किरदार को लिखते समय और किरदार को जब निर्देशित करते समय ये सोचे कि इस किरदार में कौन सा एक्टर ज्यादा सुटेबल होगा। और आजकल तो एक नई प्रथा जो आई है, कास्टिंग डायरेक्टर्स इस चीज को बड़े अच्छे से अंजाम दे रहे हैं। सर, 2 एवरग्रीन एक्टर्स जो आपको लगता है कि हर वर्सेटाइल रोल में वो एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, 2 मेल और 2 फीमेल, चाहे वो पुरानी फिल्म्स में भी हो सकते हैं, अभी की फिल्म्स में भी हो सकते हैं। राजेश खन्ना जी, विकी कौशल जी, और 2 फीमेल एक्टर्स माधुरी दीक्षित जी, नरगिस। बिल्कुल सर। सर, क्या जो रीमेक्स होते हैं मूवी के, क्या
कहीं ना कहीं वो टिक पाते हैं जो रियल मूवीज बनी होती है उनके सामने? बिल्कुल टिक सकते हैं, अगर बेहतर बने हो तो। दृश्यम एग्जांपल है हमारे सामने। और इत्तेफाक एक रहा है जिसमें सोनाक्षी सिन्हा जी ने भी एक वो खराब एग्जांपल है। खराब एग्जांपल है, क्यों? क्योंकि वो जिस फिल्म का रीमेक थी वो फिल्म बहुत अच्छी थी और ये फिल्म उतनी अच्छी नहीं थी। उतनी अच्छी नहीं थी जी जी, बिल्कुल। सर, एक रेटेड राउंड है जिसमें आपको रेट करना आउट ऑफ 10। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। 9। लाइक आउट ऑफ 10 कितना? 9। अच्छा। गैंग्स ऑफ वासेपुर? 9। दिल चाहता है? 9। रंग दे बसंती? 11। माइंड ब्लोइंग। रंग दे बसंती की रिव्यू में मैंने लिखा था, हम कभी कभी अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल करते हैं जी। रिव्यू में। मैंने लिखा था कि देख लीजिए इस फिल्म को, ऐसी फिल्में युगों युगों में बनती है। युगों में बनती है। 3 इडियट्स? 10। और आखिर में इंग्लिश टू इंग्लिश? 8। बहुत खूब सर। सर, हम बिल्कुल अंतिम राउंड पर पहुंच चुके हैं जहां पर कुछ सवाल हैं जो लोग भी जानना चाहते हैं आपसे, या जो भी इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं उनसे। सर, एक लापता लेडीज कर जिसको बेस्ट फिल्म क्रिटिक चॉइस का अवार्ड मिला, और उसमें काफी फ्रेश फेसेस को दर्शाया गया, उसमें काफी मल्टीपल लेसन्स दर्शाए गए। तो क्या आप अगर हम उनको देखें तो क्या खास था उसमें खास था कि वो फिल्म जमीन से जुड़ी हुई, फ्रेश फेसेस थे, ये खास था? नहीं, वो जमीन से जुड़े हुए विषय हैं, जमीन से जुड़े हुए किरदार हैं जी। वो रियलिटी की बात कर रही है, वो हवाबाजी में नहीं है वो फिल्म। और किरण राव जी ने काफी समय लिया उसको लिखने के लिए। देखिए वही है ना कि अगर पेपर पर आप अच्छा लिखें, डायरेक्शन आपका अच्छा हो, तो पब्लिक ये नहीं देखती है कि हीरोइन कौन है, हीरो कौन है, फेस कौन है। वो चमकते चेहरे, वो सितारे साइड हो जाते हैं यदि आपके पास कंटेंट बढ़िया है। सर, सही एक्टर्स को एक सही मूवी में कास्ट करना कितना इंपॉर्टेंट रहता है? जैसे अगर हम चमकीला देखें तो चमकीला में दिलजीत दोसांझ जी को कास्ट करा गया, परिणीति चोपड़ा जी को कास्ट करा गया। उसमें जब वो गा रहे थे तो लगा ही नहीं, यस, उनकी आंखों में दिख रहा था। मैं वही कह रहा हूँ कि ये देखना एक लेखक, निर्देशक, कास्टिंग डायरेक्टर का ही काम हो जाता है कि किस कैरेक्टर में कौन किस हद तक फिट बैठ रहा है, और यहाँ आकर आधी जंग वो जीत जाता है। सर, 3 स्टार एज अ रिव्यू दिए गए मर्डर 3 मूवी को। किसने दिया? सर, एज अ रिव्यू अगर हम देखें उनका तो कहीं ना कहीं दिखता है ये। ओके। और सर, आपकी भी इंटरव्यूज में मैंने सुना ये काफी बार मर्डर 3 की आपने चर्चा करी थी अपनी वीडियो में, तो उसमें क्या आपको लगता है कि एक हॉरर मूवी विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा मसाला टू इट, क्या वो चल सकती है, या लोगों को मसाला पसंद है ना हॉरर मूवी? नहीं, देखिए हॉरर अपने आप में एक मसाला है। अच्छा। और हॉरर के मसाले के ज्यादा खरीदार नहीं है, तो हॉरर के मसाले में थोड़ा सा सेक्सुअल कंटेंट और आजकल कॉमेडी जी ये डाला जाता है ताकि मसाला गाढ़ा हो जाए और ज्यादा लोग पसंद कर सके। बिल्कुल सर। तो सर, आखिर हम दौर पर पहुंच चुके हैं जहां पर मैं सिर्फ आपसे एक सवाल, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि जो लोग इस फील्ड में रुचि रखते हैं, या जो लोग फिल्म लाइन में आना चाहते हैं एज अ फिल्म एक्टर, अगर वो उनको डायरेक्शन में काफी रुचि है, फिल्म क्रिटिक में काफी रुचि है, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? इस फील्ड में आने के लिए क्या खूबियां चाहिए होती हैं, या क्या चीजें हैं जिन पर उनको ध्यान देने की आवश्यकता है? सिनेमा के लिए जुनून होना बहुत जरूरी है, पहले जुनून होना। और चाहे आप फिल्म पत्रकारिता की तरफ आए या फिल्म के अंदर काम करने के लिए आए, और अपने अंदर से स्किल आपको ढूंढने होंगे और उन स्किल को निखारना होगा। सर, कुछ स्किल्स एज अ एक्टर जो बहुत जरूरी रहते हैं। एक एक्टर को फिल्म की जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, उनके चाहे वो डायरेक्शन है, चाहे वो कैमरा है, ये सब चीजें उसको पता तो होनी चाहिए, लेकिन फ्री रखना चाहिए एक्टर को। फ्री रखना तो बहुत बात की बात हो जाती है, लेकिन एक एक्टर को सबसे पहले तो मुझे लगता है रंगमंच करना बहुत जरूरी है। स्टेज पर वो एक्टिंग सीखे, कॉन्फिडेंस आए, खुद को थोड़ा घिसे, मांझे, और तब जाकर वो फिल्मों के बारे में सोचे। एकदम से वो कि मुझे स्टार बनना है और चेहरा दिखाना है, फेम के पीछे ना दौड़े। यस, बिल्कुल, बहुत खूब सर। इस पॉडकास्ट के जरिए, इस बातचीत के जरिए हमने काफी ऐसी बातें सीखी जो शायद काफी लोगों के मन में होंगी, काफी ऐसे प्रश्न जो शायद किसी एक्टर के मन में डर हो कि अगर हमें गलत रिव्यू मिल गया किसी फिल्म क्रिटिक, ऐसे माने जाने फिल्म क्रिटिक के द्वारा, तो शायद हमारी मूवी चले या ना चले। तो ऐसे काफी सारे प्रश्नों पर, काफी सारे विषयों पर हमने बातचीत करी सर से। सर,
बहुत आपका धन्यवाद और हम आशा करेंगे कि आगे भी हमें आपसे बातचीत करने का मौका मिले। जरूर। और आगे के पॉडकास्ट के लिए, आगे की बातचीत के लिए बने रहिए विचार विमर्श के साथ और विचार करना मत भूलिए। धन्यवाद।